वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 3 चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, अभी कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन है और कोई भी शिक्षण संस्थान अभी खुला हुआ नहीं है। तो मैं इस चैप्टर का नोट्स सारांश तैयार की हूँ आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि ये नोट्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे और इसे मैंने 3 पार्ट में बनाया है क्योंककि चैप्टर बहुत लंबा है। आज का जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। तो बंगाल का दीवान जो तैनात किया गया था किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके द्वारा? मुगल के द्वारा। कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। रॉबर्ट क्लाइव और उनके जो कुछ लोग थे वो जो है भारत पर कब्जा कर लेते हैं। अब जब भारत पर कब्जा हो जाता है, बंगाल पर कब्जा हो जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सोचने लगती है कि इस भूभाग पर, यानी कि इस भूभाग पर उनका नियंत्रण हो गया है। अब वो आर्थिक मामले में मुख्य रूप से वो शासक बन गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, कोई ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए, रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे कि उनकी जो खर्च है, उनका जो बढ़ता हुआ खर्च है उसे पूरा किया जा सके, कोई ऐसी आमदनी जुटाई जा सके। तो इसी से संबंधित अब क्या है कि कंपनी की आमदनी के विषय में अब कंपनी जो है सोच रही है। कंपनी तो दीवान बन गई, कंपनी जो है दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी वो खुद को क्या व्यापारी ही मानती थी। वो कहती थी, उनका कहना था कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि कंपनी जो है भारी भरकम किसानों पर लगान वसूला जा सके। तो कंपनी ये चाहती थी कि किसानों से भारी भरकम लगान वसूला जाए, लेकिन वो इसे नियमित रूप से व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। फिर हम आगे देखते हैं कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है एक गहरे संकट में फंसती चली जा रही थी। तो बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो गहरे संकट में फंसती जा रही थी। क्यों जा रही थी? क्योंकि कारीगर जो है वो गांव छोड़कर भाग रहे थे। कारीगर गांव छोड़कर इसलिए भाग रहे थे क्योंकि कंपनी जो है उनसे ज़बरदस्ती जबरन कम कीमत पर उनसे सामान लेती थी। कम कीमत पर किसानों को, कारीगरों को सामान अपना बेचना पड़ता था। फिर हम देखते हैं क्या कि बंगाल के बगल में मुर्शिदाबाद है, वहाँ एक साप्ताहिक हाट लगता था। आगे हम देखते हैं कि 1770 में बंगाल में अकाल हुआ था, अकाल पड़ा। तो 1770 में जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो उस समय 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। अब कंपनी सोच रही है कि कोई ऐसी व्यवस्था किया जाए, खेती में कोई ऐसा सुधार किया जाए जिससे कि उनका जो आमदनी है, उनका जो इनकम है वो बढ़े। इसके लिए वो क्या करती है कि अस्थाई बंदोबस्त लागू करती है। और जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कॉर्नवालिस थे। कंपनी ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार की मान्यता दी गई थी। फिर हम देखते हैं कि जब जमींदारों और तालुकदारों को मान्यता दी गई थी, जमींदार मतलब कि नियमित रूप से जो है राजाओं और तालुकदारों को मान्यता दी गई थी, तो उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था, इस व्यवस्था के तहत, अस्थायी बंदोबस्त के तहत क्या था कि भविष्य में कभी भी इसमें कोई भी इजाफा नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं क्या, महल। महल जो है ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होता था। अब हम देखते हैं क्या कि जब अस्थाई बंदोबस्त जब लागू कर दिया गया था तो फिर अब इसमें समस्या भी हो गई थी, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया गया कि भविष्य में कभी भी इसमें जो लगान की जो रकम थी उसमें कभी भी न घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है।
तो इससे संबंधित सब समस्या क्या हो गई कि समय पर कुछ समय बाद क्या हुआ कि किसानों की स्थिति अच्छी होने लगी। जो खेती था, राजस्व जो था, उसकी स्थिति जो है दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली गई। लेकिन कंपनी की जो आमदनी थी वो वहीं की वहीं रह गई थी, क्योंकि वो तो निश्चित कर दिया गया था कि इतना रकम देना है तो इतना ही रकम देना है। तो ये समस्या हो गई थी और इसी से संबंधित अब कंपनी सोच रही है कि कोई नई व्यवस्था लागू किया जाए। तो हम देखते हैं अगला पॉइंट, अगला जो है कि होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज एक नई व्यवस्था तैयार करते हैं जिसे 1822 ईस्वी में लागू किया गया था। ये बंगाल के उत्तर और पश्चिमी प्रांतों में। तो ये जो व्यवस्था लागू किया गया था इसे हम महलबारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसके तहत क्या था कि राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की जगह गांव के मुखिया को सौंपा गया था। तो इस व्यवस्था को क्या कहा गया? महलबारी व्यवस्था कहा गया। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो, मद्रास के जो गवर्नर हैं वो हैं टॉमस मुनरो। इनका जो शासनकाल है ये 1819 से 1826। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया और इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया था। रैयतवाड़ी या रैयतवाड़ भी इसे कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था इसे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को आजमा कर देखा था। तो सबसे पहले आजमा कर जो देखा गया था कि ये व्यवस्था सही है या गलत है, सही साबित होगा या नहीं होगा, तो ये किसके द्वारा? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। लेकिन मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई थी। तो इस व्यवस्था को विकसित किसके द्वारा किया गया? मुनरो के द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में। इसके तहत अब क्या था कि जमीन किसानों को दे दिया गया। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि अभी तक हम जो पढ़ें कि अस्थाई व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त हो गया, महलवाड़ी व्यवस्था हो गया, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था हुआ। अस्थाई व्यवस्था में क्या था कि जमींदारों और राजाओं और तालुकदारों को मान्यता दे दी गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था में मुखिया को सौंपा गया और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ? रैयतों को यानी कि किसानों को सौंप दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं क्या कि 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम, तो यहाँ हम देखते हैं अब क्या कि जब कंपनी जो है अब देख रही है क्या कि जब ये सब व्यवस्था हो रहा है उसके बाद भी कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा सिर्फ राजस्व के द्वारा ही उनकी आमदनी नहीं हो, बल्कि कि यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से खेती किया जाए, फसल किया जाए। इसी हिसाब से अब कंपनी क्या करती है कि 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया। तो वो कंपनी जो है नील और अफीम की खेती पर जोर दिया इसलिए ताकि यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा इनकम हो, आमदनी हो। और इसी ख्याल से बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल का ये व्यवस्था किया गया था, मतलब खेती की जाती थी। फिर हम देखते हैं मॉरिस कॉटन छापा। ये जो है 19वीं सदी में शुरू हुआ था और ये इंग्लैंड में। कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत में के आंध्र प्रदेश में। फिर हम देखते हैं क्या कि भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो भारतीय नील की अब मांग क्यों लोगों को महसूस हो रही है? यहाँ हम देख रहे हैं क्या नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता था। 13वीं सदी में तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील बहुत कम मात्रा में यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऊंचा था उसका कीमत।
फिर हम देखते हैं क्या कि ये जो भारतीय नील का डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इससे जो कपड़ा का जो रंगाई होता था, इससे ये बहुत ही चमकदार होता था, बहुत ही अच्छा कलर इससे आता था। इसलिए यूरोप के जो कपड़ा जो रंगने वाले जो थे व्यापारी थे, वो जो है नील को ही ज़्यादा बेहतर मानते थे। फिर इसी कारण अब क्या होता है कि यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि नील से जो कपड़ा रंगा जाता था तो ये बहुत अच्छा होता था, चमकदार होता था, लेकिन उसका जो बहुत ज़्यादा ये महंगा था, ये यूरोप में बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं पाता था। इसलिए वहाँ के जो रंगरेज थे, वहाँ के जो कपड़े रंगने वाले थे, वो बोर्ड नामक एक पौधे पर निर्भर रहने लगे थे। बोर्ड पौधा जो है शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था और यूरोप में आसानी से ये मिल भी जाता था। नील के साथ अब प्रतिस्पर्धा से परेशान रूप बोर्ड जो कलर जो था उत्पादक अपनी सरकार पर दबाव डालते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नील और बोर्ड पौधा में क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा हो गया, कंपटीशन हो गया। अब जो बोर्ड उत्पादन करने वाले थे, वो अब सोच रहे हैं कि जब नील अगर यूरोप में नहीं आएगा तो यहाँ के जो कपड़ा उत्पादक हैं, यहाँ के जो कपड़ा रंगने वाले हैं, वो बोर्ड पौधा का ही इस्तेमाल करेंगे। और इसी कारण वो सरकार पर दबाव डालते हैं कि नील के आयात पर पाबंदी लगा दिया जाए। मगर कपड़े के जो रंगने वाले थे, वो नील को ही ज़्यादा पसंद करते थे, कारण कि बोर्ड से फीका और नील से चमकदार नीला रंग होता था। फिर हम देखते हैं क्या कि 17वीं सदी के आते आते यूरोप में क्या हुआ, यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर लिया था। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि पहले जो बोर्ड के जो उत्पादक थे, वो कह रहे थे अपनी सरकार से कि यहाँ पर नील का जो आयात हो रहा है, नील यहाँ पर न आए और इस पर पाबंदी लगा दिया जाए। लेकिन जो यूरोपीय कपड़ा उत्पादक थे, वो नील के आयात पर जो लगी हुई थी पाबंदी, उसे ढील देने के लिए सरकार को राजी कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं क्या, कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिनिक यू में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे थे। तो हम देख रहे हैं क्या कि नील की खेती जो है हर क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिर उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे ऐसे भागों में नील के बागान सामने आने लगे थे। तो हम देखते हैं क्या कि नील का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि हर क्षेत्र में नील की खेती की जा रही थी। 18वीं सदी के आखिर तक भारत का नील का जो मांग था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भारत में नील का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया कब, 18वीं सदी में। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया। तो ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण का जब युग शुरू हो गया, तो फिर कपास का जो उत्पादन था उसमें भारी इजाफा हुआ था और कपड़े की रंगाई की मांग और ज़्यादा तेज़ बढ़ने लगी। ये तो स्वाभाविक है कि जब कपास का उत्पादन हो रहा था तो कपड़े की रंगाई की मांग भी बढ़ने लगी, तेज़ी से बढ़ने लगी थी। और जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान क्या होता है कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारण से बंद हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत था नील का, उस समय क्या होता है, किसी भी कारण से, कोई कारण से वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो नील आता था वो आपूर्ति जो है अनेक कारण से बंद हो जाती है। फिर होता है 1783 से 1789 ईस्वी के बीच नील का उत्पादन आधा रह जाता है। अब हम देखते हैं क्या कि ब्रिटेन के जो रंगरेज हैं अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी ऐसे स्रोत की तलाश कर रहे हैं जिससे कि कपड़े की रंगाई अच्छी तरह से हो सके और उसमें चमक भी रहे और उसका जो है डिमांड बहुत ज़्यादा, अगर अच्छी तरह से उसकी कलर अगर उसका अच्छा आएगा, चमकदार रहेगा, तो लोग उसे पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, आपको ये नोट्स बहुत पसंद आएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।